नमस्कार। शब्द विन्यास 666 में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 10वां अंक सुनेंगे, जिसको लिखा है सुश्री उषा प्रियमवदा जी ने। तो सुनना प्रारंभ करें। अगले दिन नील का नौकर मीनाक्षी के पैकेट दे गया। सुषमा को थोड़ी सी निराशा हुई। उसने सोचा था कि नील शायद स्वयं आ जाए। दोपहर में नील ने सुषमा को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसकी आवाज़ बहुत बदल जाती थी और सुषमा को लगता था जैसे वह किसी नए पुरुष से प्यार की बातें कर रही है। नील ने बताया कि वह फर्म के काम से बंबई जा रहा है। वहाँ कितने दिन लग जाएं, निश्चय नहीं था। उस वार्तालाप के बीच में मिस शास्त्री के आ जाने से सुषमा कह भी न सकी। उसके रिसीवर रखते ही मिस शास्त्री बोल उठी। अब मुझे हॉस्टल छोड़कर कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें तो देखने भालने का टाइम नहीं रहता। लड़कियां इतनी शरारती होती जा रही हैं कि कुछ हद नहीं। सुषमा ने बड़े धैर्य से पूछा, मुझे बताइए तो कि क्या हुआ। कल रात किचन से बैरक जय सिंह टिफिन कैरियर में खाना भरकर मेरे लिए रख गया था। मैं जब घूमकर बाहर से लौटी तो मैंने पाया कि उसमें मेंढक भरे हुए थे। मेंढक? सुषमा ने अविश्वास से पूछा। इन जाड़ों में मेंढक मिले कहाँ होंगे? जी हाँ, 2 बड़े बड़े मेंढक। बाहर अंधेरे में लड़कियों का झुंड खड़ा हुआ था। सब हंसने लगी। मैंने जाकर उनकी खूब खबर ली। कौन लड़कियां थीं? सुषमा ने पूछा। सब भाग खड़ी हुई। और कौन हो सकता है? मोहिंदर और सरिता रही होंगी। मिस शास्त्री बहुत क्रोधित थी। आपने सुबह बुलाकर उन्हें डांटा नहीं? यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने तो तुम्हें रिपोर्ट कर दी है। मैं उन्हें बुलाकर पूछूंगी। ऐसा मजाक उन्हें नहीं करना चाहिए। आप चिंता न कीजिए। चिंता कैसे न करूं? मुझे तो वहीं उनके बीच ही रहना होता है। तुम्हारी तरह मेरे पास अलग बंगला तो है नहीं कि जो चाहूं करूं। न तुम्हारे पास उनका गुलगपाड़ा आता है, न उनकी शरारतें। मैं कल रात भूखी रही। मेरे बिस्कुट वगैरह सब खा गई थी। मैं तो उसी वक्त यहाँ आई थी, पर तुम्हारा कहीं पता न था। मीनाक्षी अकेली बैठी थी। सुषमा ने खट से घंटी बजाई और चपरासी के आने पर कहा, सीनियर प्रीफेक्ट को मेरे पास भेजना। मिस शास्त्री गुस्से में भरी बैठी रही। कुछ देर बाद चपरासी ने आकर बताया कि सुनंदा क्लास में है। मैं तो कहती हूँ कि जो काम अपने से ना संभले इंसान दूसरे को करने दे। तुम्हारा मन नहीं लगता है तो इस्तीफा दे दो। कॉलेज की 48 अध्यापिकाओं में क्या कोई वार्डन बनने को राजी ना होगी? यह सब शरारत मोहिंदर की है। बहुत बढ़ने लगी है। जरा भी शर्म या लिहाज नहीं है। पता है कि टीचर्स के कमरे पास ही हैं, फिर भी शाम को चीख चीख कर कहती रहती है कि बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ। पता नहीं ये दुनिया किधर जा रही है। अपनी बुद्धि और विवेक को छोड़ सभी सिर्फ एक चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, क्या बड़े क्या छोटे। सुषमा के गाल तमतमा आए। उससे मालूम था कि मिस शास्त्री दोहरी चोट कर रही हैं, पर उसका वह क्रोध क्षणिक था। मिस शास्त्री के धंसे हुए गाल, आंखों के कोनों पर मकड़ी के जालों से झुर्रियां उसकी आंखों में चुभ उठी। उस जीवन का खोखलापन उसने बहुत गहराई से अनुभव किया। जाने दीजिए मिस शास्त्री, आखिर यही तो उम्र होती है।
उसने बात टालने का प्रयत्न किया। उम्र तो खैर सभी की होती है, हम भी तो हमेशा से ऐसे न थे, पर ऐसा पागलपन हम पर कभी सवार नहीं हुआ। तप्त धरती की तरह मिस शास्त्री, जिनकी निराशाओं ने उनका जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण विकृत कर दिया। जिस वस्तु के लिए वह तृषित रही, शायद उसे हेय तथा निकृष्ट समझ उन्होंने उधर से अब मुंह मोड़ लिया था। वह समझ संचित स्नेह उन्होंने अपनी बिल्ली पर उड़ेल दिया था, जिससे वह झलक जाता था कि मिस शास्त्री में भी कुछ संवेदनाएं शेष हैं। क्या 10 वर्ष बाद मैं भी ऐसी हो जाऊंगी? सुषमा ने उन द्वेषपूर्ण आंखों को देखते हुए सोचा। मिस शास्त्री उसे उस तुषार की तरह लगी जो अपरिपक्व फलों तथा अर्धविकसित कलियों को कठोरता से रौंद जाता है। आप तो साहित्य पढ़ाती हैं, कालिदास और भवभूति आदि। आपको तो रसमर्मज्ञ होना चाहिए। इसके अनुसार तुम्हें तो बड़ा नीरस होना चाहिए, इतिहास जो पढ़ाती हो। पर ऐसे तुम कम नहीं हो। सुषमा कुछ मुस्कुराकर उनकी बात टाल गई। उसे लगा कि क्षण भर पहले जन्मी हुई करुणा की पात्र मिस शास्त्री नहीं है, जो जानबूझकर अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले और झंझरी से बाहर के संसार को तीरों से बीधता रहे। उसे कोई क्या कहे। शाम को सुनंदा सुषमा के पास आई। सुषमा ने उससे पूछा तो उसने मिस शास्त्री की बड़ी शिकायत की कि वह लड़कियों की चिट्ठियां पढ़ लेती हैं, वक्त बेवक्त निकलकर डांटने लगती हैं और मैट्रन को उल्टी सीधी सलाह देती रहती हैं। अध्यापिकाओं के बारे में लड़कियों को भड़काया करती हैं। तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ है तो मुझसे कहना चाहिए था। उन्हें इस प्रकार तंग करना तो उचित न था। फिर सुषमा ने पूछा कि खाना निकालकर मेढक किसने रखे? सुनंदा बहुत शिष्ट और शालीन थी। उसने कुछ झिझक कर कहा, ये तो मुझे पता नहीं मिस शर्मा, मगर कल रात सरिता के कमरे में काफी देर तक हंसी और शोर होता रहा। मैंने 2 बार जाकर उन्हें मना भी किया था। सुषमा ने सरिता को बुलवाया। उसे इस बुलावे का कुछ संकेत मिल गया था। वह किसी और के कमरे में जाकर बैठी हुई थी। उसके कमरे में ताला बंद था। सुषमा बिना बात भौरी पर खींच उठी। उसे न जाने कितना अकेला लग रहा था। नई आई पत्रिका उठाकर पढ़नी चाहिए। कुछ देर रेडियो सुनने की कोशिश की। फिर कॉलेज कंपाउंड में ही रहती मिसेस धर के पास चली गई और उनके 2 साल के लड़के से बातें करती रही। और फिर रसोई की दहलीज पर खड़ी हो अंदर कॉफी बनाती मिसेस धर को देखती रही। आज कहीं बाहर नहीं गई? मिसेस धर ने पूछा। सुबह से मिस शास्त्री ने ऐसा सिर चाटा है कि मूड खराब हो गया। सुषमा ने उनके हाथों से ट्रे ले ली और ले जाकर मेज पर रख दी। मिसेस धर अलमारी से बिस्कुट निकाल कर ले आई। आंटी, टॉफी? सौम्य ने प्रश्न किया। अरे, सौम्य को बहुत दिन से टॉफी लाकर नहीं दी, इसीलिए तकाजा कर रहा है। कल लाकर दूंगी। सुषमा छिपी हंसी हंसकर बोली। मीराधर ने मुस्कुराकर पुत्र से कहा, तुम्हारी आंटी को यहाँ आने की फुर्सत ही कहाँ रहती है। कितने महीनों में आई है? क्या बताऊं मीरा दी, समय नहीं मिलता। सो सारी खबरें मैं सुनती रहती हूँ। मीरा ने मुस्कुराकर चुटकी ली, फिर उसकी ओर
नमकीन काजू की प्लेट सरकाती हुई बोली, सुषमा, मुझे भी एक दिन अपने उस मित्र से मिलाओ, मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। मीरा दी, आप भी ऐसी बातें करने लगी? सुषमा ने शिकायत भरे स्वर में कहा। गलत बात है क्या? क्या वह तुम्हारे मित्र नहीं हैं? या तुम भी औरों की तरह उन्हें अपने भाई या कोई रिश्तेदार बताती हो? मीराधर ने पूछा। मुझ में अभी इतना साहस बचा है मीरा दी कि अगर मेरा कोई मित्र होगा तो उसे भाई या संबंधी की ओट में नहीं छिपाऊंगी। वैसे मेरी और मिस्टर कश्यप दोनों की आंट्स बहुत गहरी मित्र हैं। ओह, मिस्टर कश्यप? मैं कायर हूँ, मुझ में साहस नहीं है। क्यों नहीं मैं मीरा दी के सामने उस नाम का उच्चारण करती? क्यों नहीं कह देती कि आई लव हिम? वह बम्बई चला गया है तो मेरा एक एक पल कटना दूभर हो गया है। नील मेरी जिंदगी में अचानक फूट पड़ी प्रकाश की किरण है, जिसकी स्निग्ध गरमाई मेरे अंग अंग में बसी हुई है। सुषमा सौम्य के मुलायम गाल रह रह कर छूती रही और मीरा से कॉलेज की बातें करती रही। मीरा को अचानक याद आ गया। हाँ सुषमा, आज ही कलकत्ता से मेरी भाभी की चिट्ठी आई है। स्वाति सेन की शादी हो गई है। अरे कहाँ? सुषमा ने चौंक कर पूछा। वहीं कलकत्ता में। उसका वर काफ़ी आयु का है पर बहुत अच्छी पोस्ट पर है। सुषमा इस सूचना को मन में उलटने पलटने लगी। और उसका बेबी? जैसे वह अपने आप से बोली, कुछ करवा लिया होगा। मीरा ने धीरे से कहा। सुषमा ने निचला होंठ दांतों से काटा। उसके आगे स्वाति की नीली पड़ी आकृति फिर घूम गई। जिंदगी तो हमेशा छलती है, कभी कभी मौत भी ठग लेती है। चंदन बिंदु लगाकर वह वधू बनी होगी। मैं वैसे काफ़ी उदार विचारों की हूँ, पर सीमा का अतिक्रमण मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मीराधर ने सुषमा के प्याले में कॉफ़ी डालते हुए कहा। सुषमा ने चाहा कहे कि प्यार में सीमाएं कैसे निर्धारित की जा सकती हैं, अपने को लक्ष्मण रेखा में कैसे बांधा जा सकता है। सब ऐसे ही चलता रहता है, सुषमा ने कहा। स्वाति ने लाल साड़ी पहनकर अग्नि के सम्मुख शपथ ली होगी। क्या उसे उस अज्ञात शिशु का एक बार भी ख्याल न आया होगा? जिंदगी हमें तरह तरह से छलती है मीरा दी। स्वाति को उस चेहरे ने न हांट किया होगा, जबकि न ढोल थे न शहनाई, पर स्वाति ने उसे वरा था। मैं तुमसे एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ सुषमा। आशा है तुम इसे अन्यथा न लोगे। तुमसे बड़ी होने के अधिकार का उपयोग कर रही हूँ। पूछिए। सुषमा की आंखों में आशंका उतर आई। मिसेस धर से उसे सहज स्नेह था। वह कॉलेज की किसी बात में नहीं पढ़ती थी, पर इस समय उनका प्रश्न बड़ा व्यक्तिगत होगा, सुषमा यह समझ रही थी। तुम शादी क्यों नहीं करती सुषमा? तुम देखने में अच्छी हो, कुलीन परिवार से आई हो, उन्होंने पूछा। सुषमा मीरा दी के शांत और सौम्य मुख को देखती रही। उसकी जुबान पर वही वर्षों से तैयार उत्तर आया, जिसे उसने इतनी बार कहा था
कि उसे स्वयं विश्वास हो चला था, पर आंतरिक सत्य से अभिभूत हो वह कुछ कह न सकी। मुझे मालूम है कि तुम्हें कुछ पारिवारिक कठिनाइयां हैं, पर तुम अपने जीवन का क्या कर रही हो इसे तो देखो। अच्छा मीरा दी, आप भी क्या यही मानती हैं कि विवाह होना ही चाहिए? मेरे पास तो सभी कुछ है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, जो चाहूँ कर सकने में समर्थ हूँ। तुम फिर कभी कभी उकता क्यों उठती हो? मीनाक्षी क्यों एक बिजनेसमैन से शादी करने जा रही है, जबकि उसने सदा ही एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की कामना की? दुर्गा क्यों हर एक को क्रिटिसाइज करती रहती है और उस बिल्ली को कलेजे से लगाए रहती है? ये सब उसी गहरे अभाव के सूचक हैं। ऐसे तो मिसेस प्रसाद को देखिए, क्यों वह अपने पति को छोड़ बैठी हैं। स्टाफ रूम में उनकी बुराइयों के अलावा उन्हें कुछ और वार्तालाप का विषय नहीं है। सुषमा ने कहा, मिसेस प्रसाद जीवन का मापदंड नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और तब भी जब तक शिशिर घर नहीं लौट आते मैं जैसे प्राणहीन रहती हूँ, एक शून्य में सांसें लेती हुई। जब वह सामने का गेट खोलकर अंदर आते हैं तो कभी कभी दिल ऐसे धड़कता है जैसे मैंने उन्हें जाना ही ना हो। मीरा के चेहरे पर सलज मुस्कान दौड़ गई। ऐसा ही मुझे भी लगता है मीरा दी। सुषमा ने सोचा कि यदि वह कह उठे तो मीरा कितना विस्मित होंगी। वह अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी घुमाते रही। यह मिस्टर कश्यप उनकी अच्छी नौकरी है? मीरा ने आगे पूछा। हाँ शायद, सुषमा उत्तर देने में झिझक रही थी। काफ़ी मिलता होगा? मीरा दी ने अपने अधिकार का पूरा उपयोग करते हुए पूछा। पता नहीं मीरा दी, मैंने पूछा नहीं। तो तुम उनसे अपनी छोटी बहन की शादी क्यों नहीं करवा देती? नीरू की? सुषमा धक से रह गई। हाँ, तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? तुम्हारी बहन की आयु क्या होगी? यही 19-20। तब तो ठीक ही होगा। कहने वालों की जबान बंद हो जाएगी और तुम्हारी एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी। नीरू की शादी मेरे वश में नहीं है, वह तो पिताजी अरेंज करेंगे। मैं बड़ों की बात में बीच में कैसे बोलूं? और शायद मिस्टर कश्यप भी कुछ और चाहें। जैसे कि छोटी बहन की अपेक्षा बड़ी बहन, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बड़ी दिलकश भी है। मीरा ने हंसकर कहा। मैं तो उनसे बड़ी हूँ। सुषमा की बात से कमरे में 2 पल चुप्पी छा गई। फिर बाहर का गेट खुला और सुषमा ने सायास हंसकर कहा, अब मैं चली, क्योंकि आपके प्राणदाता आ गए हैं। आज बस यहीं तक। शेष उपन्यास हम अगले अंक में सुनेंगे। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो आपकी पसंद के हों और मिलकर इस उपन्यास का आनंद लें। लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगामी अंक तुरंत सुनने को मिल जाए। अपने कीमती विचार हमें कमेंट्स के ज़रिए देते रहें और अगले अंक तक हमारी विदा को स्वीकार करें। धन्यवाद।